चलो, कल क्या पढ़े थे हम लोग? पर यूनिट सिस्टम पढ़े थे ना। उसमें एक टॉपिक बच गया था, थ्री फेज का पर यूनिट सिस्टम कैसे निकाला जाए। तो पर यूनिट सिस्टम में देखो, पर यूनिट सिस्टम हमेशा किसका निकाला जाता है? पर फेज का निकाला जाता है। कई बार क्वेश्चन आया भी है कि पर यूनिट सिस्टम किसके लिए निकाला जाता है? पर फेज के लिए निकाला जाता है। ठीक है, तो जब थ्री फेज का हम यूज करते हैं ना, तो फार्मूला तो सेम ही रहता है। और यूनिट का फार्मूला तो सेम ही रहता है, बस वहां पे जो थ्री फेज का लाइन टू लाइन रहता है उसको क्या करना होता है? फेज टू लाइन, फेज टू न्यूट्रल में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो देखो क्या होगा। फार्मूला क्या होता है जेड पर यूनिट का? जेड एक्चुअल डिवाइड बाई जेड बेस। ठीक है, अब बेस को हम बोले थे कैसे उसको डिसाइड करना है? बोले थे जेड बेस बराबर क्या हो जाएगा? वोल्टेज स्क्वायर अपन पावर। यहां से क्या हो जाएगा? कीवी स्क्वायर एमबीए। इसी चीज को यहाँ पर रख देते हैं उठा के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जेड एक्चुअल बटे में, जेड एक्चुअल बटे में क्या हो जाएगा? केवी बेस स्क्वायर इंटू एमबीए। इतना बात तो हम लोग कल पढ़े थे। ये था सिंगल फेज के लिए। अब हम पढ़ेंगे किसके लिए? थ्री फेज के लिए। तो थ्री फेज में कौन कौन से होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है स्टार कनेक्शन और दूसरा होता है डेल्टा कनेक्शन। तो पहला स्टार कनेक्शन देखो। स्टार कनेक्शन में, स्टार कनेक्शन, स्टार कनेक्शन में क्या होता है? लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज दोनों में कितने का कमी होता है? √3 बीपीएच। बीएल बराबर क्या होता है? √3 बीपीएच। और एमबीए बराबर, पर फेज का एमबीए निकालना है तो क्या करते हैं? एमबीए को 3 से डिवाइड कर देते हैं। पर फेज का अगर एमबीए निकालना है, पर फेज का, तो क्या कर देंगे? इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। टोटल एमबीए को क्या कर देंगे? 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, टोटल एमबीए को क्या कर दो? 3 से डिवाइड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा? पर फेज का एमबीए वैल्यू निकल जाएगा। एमबीए मतलब पावर, पर फेज का पावर निकल जाएगा। तो देखो, यहां से वीपीएच हमें रखना, तो यहाँ ये लाइन में है, इसको क्या करना है? फेज वोल्टेज में कन्वर्ट करना है। तो फेज वोल्टेज में यहाँ पर क्या हो जाएगा? वीपीएच बराबर वी लाइन बटे √3। अब दोनों मान यहाँ पे थ्री फेज के लिए रख देंगे। क्या करेंगे? दोनों मान रखेंगे। तो यहाँ पर मान रखेंगे क्या? बीएल बाई √3, और यहाँ पर क्या रखेंगे? एमबीए बाई 3। तो अभी देखना क्या होगा। स्टार में तो कोई दिक्कत नहीं होता है, स्टार में तो सेम ही फार्मूला रहता है, लेकिन डेल्टा में क्या हो जाता है? 1/3 हो जाता है। अब भी देखना कैसे होगा। तो जेड पर यूनिट किसका? स्टार का, स्टार कनेक्शन का पर फेज का पर यूनिट वैल्यू। तो यहाँ पे कैसे होगा? जेड एक्चुअल जो रहेगा वो तो रहेगा ही, बटे ये क्या हो जाएगा? फेज वैल्यू, पर फेज वैल्यू निकालोगे तो वीपीएच, ये क्या हो जाएगा? √3 का वर्ग। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? थ्री फेज एमबीए, जो थ्री फेज पावर दिया है उसी को रखना है। अब बटे में क्या? 3। ठीक है, ये पर फेज, सॉरी ये क्या था? पर फेज का वैल्यू था ना, सिंगल फेज में निकाले थे तो पर फेज था। अब यहाँ थ्री फेज का वैल्यू दिया रहेगा, यानी यहाँ क्या दिया रहेगा? लाइन वोल्टेज दिया रहेगा। ये बात था। ठीक है, लाइन बटे √3। लाइन वोल्टेज दिया रहता है ना थ्री फेज में। थ्री फेज में हमेशा क्या दिया रहता है? लाइन वोल्टेज। तो लाइन वोल्टेज को रखना है। हमारा फार्मूला किसमें है? पर यूनिट का, फेज में। फार्मूला किसमें है? पर फेज में। लेकिन थ्री फेज में क्या दिया रहेगा? पावर जो दिया रहेगा थ्री फेज का दिया रहेगा, तो उसको पर फेज करने के लिए बटे 3 से कर देंगे। और जो लाइन वोल्टेज दिया रहेगा उसको पर फेज बनाने के लिए √3 से डिवाइड कर देंगे। ये बात बुझाया कि नहीं? समझ में आया ये? तो पावर को, थ्री फेज के पावर को 3 से डिवाइड करेंगे तो पर फेज पावर मिल जाएगा। और ये पर फेज वोल्टेज निकालने के लिए क्या कर देंगे? जो थ्री फेज का लाइन वोल्टेज दिया रहेगा उसको √3 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या होगा? जेड एक्चुअल बटे में
ये क्या हो जाएगा, वर्ग कर दोगे तो KB यल का तो वर्ग होगा ही, बटे √3 का वर्ग हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इधर भी क्या हो जाएगा, 3 फेज MVA बटे में 3, ये 3 इससे 3 कट जाएगा। यानी जो स्टार में होता है, स्टार में सेम का सेम आ जाता है, स्टार में कोई दिक्कत नहीं होता है, तुम कैसो भी रख दोगे क्या हो जाएगा, तुम्हें पर फेज और लाइन से कोई मतलब ही नहीं है, जो दिया है उसको रख दोगे तुम्हारा मान निकल जाएगा स्टार में। लेकिन डेल्टा में क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन में यही क्या हो जाता है, जो पर यूनिट पर फेज का निकालोगे ना डेल्टा कनेक्शन के लिए, तो वो 1/3 गुना आएगा। क्या आएगा, 1/3 गुना। कैसे आएगा उससे अभी दिखाते हैं, ठीक है। तो स्टार में कोई दिक्कत नहीं, स्टार में तो कोई बात ही नहीं होता, स्टार में जैसा ये फार्मूला है सेम फार्मूला ये भी आ जाता है। ये हमेशा जो पर यूनिट रहता है ना वो किस में रहता है, फेज में रहता है। और 3 फेज जो दिया रहता है, 3 फेज का हमेशा वोल्टेज किसमें दिया रहता है, लाइन वोल्टेज दिया रहता है। और पावर भी किसका दिया रहता है, 3 फेज का दिया रहता है। तो हमें जो फार्मूला पता है वो पर फेज का पता है, तो इसमें 3 फेज का रखोगे तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। और यहाँ पे लाइन वोल्टेज रखोगे तो फेज के लिए क्या करना पड़ेगा, VL/√3 करना पड़ेगा। ये बात समझ में आया कि नहीं, ठीक है। यहां तक ये बात, स्टार के लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। लेकिन यही अगर आ जाएगा किसमें, डेल्टा कनेक्शन के लिए, देखो क्या होगा। इतना बात स्क्रीनशॉट करना हो तो कर लो। अब आगे देखते हैं डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन में क्या होगा, देखो डेल्टा कनेक्शन के लिए क्या होगा, ये सब 3 फेज का चल रहा है बात। ये जो फार्मूला तुम्हें पता है वो किसमें पता है, पर फेज में पता है, पर फेज का पावर पता है, ठीक है। जो हमें 3 फेज दिया रहता है वो किसमें दिया रहता है, 3 फेज का पावर दिया रहता है। और जो वोल्टेज दिया रहता है लाइन टू लाइन दिया रहता है। डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज दोनों क्या होता है, समान होता है। डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज समान होता है। ये बेसिक इलेक्ट्रिकल का पार्ट है, तो ये तो क्लियर होना ही चाहिए कैसे होता है। और नहीं क्लियर है तो फिर जब BEE पढ़ाएंगे तब देखना। अब देखो डेल्टा कनेक्शन हो गया। अब क्या करेंगे, 3 फेज MVA। जो 3 फेज MVA होगा, अगर पर फेज का MVA वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, 3 फेज MVA का 3 भाग से, ठीक है। पर फेज का MVA निकालना है तो 3 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो अब यहां रखो, अब देखो मान चेंज हो जाएगा। मान कैसे चेंज होगा, देखो Z पर यूनिट बराबर Z एक्चुअल बटे में, फिर बेस का वैल्यू डायरेक्ट यहां से रखते हैं। तो क्या है, VPH बराबर क्या है, VL है, मतलब फेज वोल्टेज बराबर लाइन वोल्टेज। तो यहाँ लाइन वोल्टेज का वर्ग गुणे, अब देखो पावर, ये पर फेज का पावर है, यहां किसका दिया रहता है, 3 फेज का पावर दिया रहता है। तो यहां रखोगे 3 फेज का पावर, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखो ये 3 नहीं कटेगा, तो यही तुम्हारा क्या दे देता है, सीधे सीधे पूछेगा डेल्टा कनेक्शन में पर यूनिट मान के लिए कौन सा, इसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा, कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये बटे 3 वाला क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो कैसे इसको सॉल्व करोगे, तो ये 1/3 तो रहेगा ही, यहां क्या हो जाएगा, जेड एक्चुअल बटे में ये KVL स्क्वायर इंटू 3 फेज MVA। ये बात समझ में आया कि नहीं। देखो स्टार कनेक्शन से डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, कम होता है, पर यूनिट वैल्यू क्या होता है डेल्टा कनेक्शन में कम होता है। कितना गुना कम होता है, 1/3 गुना कम होता है, ठीक है। 1/3 गुना क्या होता है, पर यूनिट इंपीडेंस कम होता है। तो ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां तक हो गया, एक क्वेश्चन करवाते हैं फिर पर यूनिट सिस्टम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। इस पे एक क्वेश्चन करवा देते हैं। ये कौन से कनेक्शन के लिए था, डेल्टा कनेक्शन के लिए था। इसके पहले जो हम लोग पढ़े वो किसके लिए था, स्टार कनेक्शन के लिए था। और ये क्या है, सबके लिए, सिंगल फेज के लिए।
ये सिंगल फेज के लिए। और हमेशा जो इम्पीडेंस निकाला जाता है वो किसके लिए निकाला जाता है? पर फेज वैल्यू को बताता है। इम्पीडेंस जो बताता है वो किसका बताता है? पर फेज का। जो डेल्टा कनेक्शन होता है कैसे होता है? ऐसे होता है डेल्टा कनेक्शन, ठीक है। तो इम्पीडेंस जो बताएगा पर फेज का बताता है, ठीक है, पर फेज का बताता है, पर फेज का बताता है, ठीक है। चलो अब इस पे एक क्वेश्चन दिखाते हैं, ठीक है। इस पे एक क्वेश्चन करवाते हैं। देखो क्या बताए हैं, लोग ओपन करके आना चाहिए था। चलो वीडियो में देख लेना। कोई आया देखो इंटर। इसका एक क्वेश्चन करवाते हैं, उसको देखो। और ये वाला भी फार्मूला याद रखना है, जेड पर यूनिट जो कल करवाए थे। न्यू बराबर क्या होता है? जेड पर यूनिट ओल्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? MBA। देखो ये न्यू वाला है तो यहाँ भी न्यू वाला ही रहेगा, ये याद करने का तरीका है। और यहाँ क्या हो जाता है? जब ये न्यू आ गया तो ये ओल्ड हो जाएगा, ठीक है, बटे में MBA ओल्ड, और इधर क्या हो जाएगा? KB न्यू का वर्ग। अब मान रख देना, जो भी आएगा इसी में, इसी से क्वेश्चन ही बनेगा। देखो क्वेश्चन जो लिख रहे हैं क्या है क्वेश्चन? एक्स पर यूनिट दिया है कितने के लिए? 0.2 पर यूनिट दिया है। और इसके लिए वोल्ट किसके लिए बेस है इसका? 100 MVA और 11 kV। इसके लिए 100 MVA पावर है और 11 kV क्या है? इसका वोल्टेज है। इस पे ये पर यूनिट कितना है? इतना है। तो क्वेश्चन क्या है पहला कि एक्स पर यूनिट एट 200 MVA 11 kV, 200 MVA 11 kV। देखो कोई आया, 200 MVA 11 kV पे निकालना है। तो बस इसी में मान रख दोगे, क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। सबसे ज्यादा इसी पे क्वेश्चन आता है जेई में। तो देखो जेड पर यूनिट, तो जेड के जगह क्या हो जाएगा? एक्स पर यूनिट। एक्स पर यूनिट न्यू, न्यू निकालना है, न्यू दूसरे वाले को मान लेंगे। दूसरा जो दिया है ओल्ड वाला 0.2 MVA न्यू, न्यू वाला कौन सा है? ये वाला है। तो 200 बटे 100, और इधर क्या दिया है? दोनों 11 दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो वर्ग ये कट जाएगा, एक हो जाएगा, उससे कोई मतलब ही नहीं था। ये दोनों यानी कितना आ जाएगा? 0.4 पर यूनिट। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, सेकंड में करना होगा। लेकिन क्या करना होगा ये तुम्हें याद होना चाहिए। निकाले कैसे हो पिछले में बताएंगे, ठीक है। तो कितने 30 सेकंड में हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो ये एसएससी में आता है, ठीक है। एसएससी जेई में 30 से 40 सेकंड में यही क्वेश्चन करना होगा। तो तुम्हें ये वाला फार्मूला याद रखना है, ये वाला फार्मूला, ठीक है। और ये फार्मूला का डेरिवेशन कल करवाए थे, देख लेना वहां से। तो इसमें हम लोग कितने फार्मूला पढ़े हैं? 3 से 4 फार्मूला पढ़े हैं। चारों फार्मूला को लिख देते हैं, उसके बाद से अगले टॉपिक पे चलते हैं। पहला, बेस वैल्यू कैसे निकालते हैं? बेस वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं? वोल्टेज स्क्वायर अपन पावर। ये कैसे निकाले? पावर बराबर होता है V² अपन R ना, उसी से रखे हैं। पावर बराबर V² अपन R होता है, R को इधर भेज दिए और AC में उसी को Z बोलते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा? KB बेस, क्योंकि ये दिया रहता है, वोल्टेज और पावर हमेशा दिया रहेगा। या तो इसको KVA में रखो, ओम में निकालना है तो MVA रख लोगे,
ठीक है, ओम में क्यों कह रहे हैं, ताकि ये किलो के वर्ग से यम कट जाएगा, बचेगा क्या, वोल्टेज बटे करंट, वोल्टेज बटे एम्पियर, वोल्ट बटे एम्पियर, यानी क्या बचेगा, ओम बचेगा। इसलिए यहाँ फार्मूले में एमवीए रखा जाता है। केवीए रखोगे तो क्या होगा, मिली ओम या मिली ओम या मेगा ओम में आएगा। ठीक है, दूसरा करंट का बेस निकालना हो तो करंट का बेस भी क्या होता है, पी बराबर वी आई से। तो ये क्या आ जाएगा, पी बटे भी। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां देखो केवीए रखेंगे क्योंकि हमें इसको एम्पियर में निकालना है, बटे क्या, केवी। अरे इससे कोई दिक्कत नहीं, जो दिया रहता है उसको रख दो, जो दिया रहता है उसको रख दो, जिसमें आएगा मिली एम्पियर में आया मेगा एम्पियर में, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, वो जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। एक स्टैंडर्ड है तो इसको स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाता है। ठीक है, ये दोनों क्या है, बेस वैल्यू है। बेस वैल्यू निकालने के लिए ये बात होता है। बेस वैल्यू क्यों निकाला जाता है, ताकि किससे डिवाइड करना है, किससे एक्चुअल मान को डिवाइड करना है, उसका पता लगाने के लिए हम लोग बेस वैल्यू निकालते हैं। पर यूनिट जो होता है एक्चुअल मान को कम करने का काम करता है, एक्चुअल वैल्यू बटे बेस वैल्यू। तो यही बेस कैसे निकलेगा, इन दोनों की मदद से, वोल्टेज और पावर की मदद से क्या निकलता है, बेस वैल्यू निकलता है। और ये क्या करता है, एक्चुअल को कम कर देता है। जैसे वही केला वाला तुम्हारा कि एक दर्जन क्या होता है, एक दर्जन में कितने केले होते हैं, 12 केले होते हैं। तो ये क्या है तुम्हारा पर यूनिट मान है। ठीक है, और ये क्या मान है, एक्चुअल मान है। ठीक है, मान लो यही 36 केला का निकालना होता, 36 केले में कितने पर यूनिट है, तो क्या करोगे, बेस वैल्यू से डिवाइड कर दो। बेस वैल्यू कौन सा है, 12 केला है, तो यहाँ 12 से डिवाइड करोगे तो कितने पर यूनिट हो जाएगा, 3 दर्जन। यही पर यूनिट मान निकल गया। देखो कहा 36 से गुणा भाग करना था, अब 3 से गुणा भाग करना है। आसान हो गया कि नहीं कैलकुलेशन। तो पर यूनिट मान क्या करता है, कैलकुलेशन को आसान बनाता है। और ये जो स्टैंडर्ड डिसाइड किया जाता है, ये वोल्टेज और पावर के आधार पर, यहाँ पर पावर सिस्टम में वोल्टेज पावर के आधार पर, और ये जो होता है इंडिया के आधार पर। मान लो विदेश में एक दर्जन में हो सकता है 18 केला माना जाए, हो सकता है। ठीक है, तो वहां का पर यूनिट कुछ अलग हो, यहाँ का पर यूनिट कुछ अलग। तो ऐसे करके तुम्हारा ये मान निकलता है। अब इसी में क्या कर दोगे, ये वाला फार्मूला रख दोगे, टाइप 1 का सारा क्वेश्चन लग जाएगा। तो जेड पर यूनिट बराबर जेड एक्चुअल बटे में बेस की वैल्यू क्या रख दोगे, के भी बेस का स्क्वायर इंटू एम बी ए बेस, यही उठा के यहां से रख दिए। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा क्या, एक फार्मूला ये बनता है, दूसरा फार्मूला अभी जो लिखे थे वो था, और तीसरा 3 फेज वाला। पर यूनिट का मान हमेशा किस में निकालते हैं, फेज में निकालते हैं। पर यूनिट का मान किस में निकलता है, फेज में, पर फेज का मान देता है। पर यूनिट इंपीडेंस का मान क्या देता है, पर फेज का इंपीडेंस देता है। पर फेज का इंपीडेंस मतलब क्या, जैसे ये दिया है मान लो स्टार कनेक्शन। ठीक है, तो इस फेज का, इस लाइन और इस न्यूट्रल के बीच का जो फेज होगा, इसी को क्या बोलते हैं, जेड पी एच बोलते हैं, फेज इंपीडेंस। ठीक है, तो ये वैल्यू देता है, ओवरऑल वैल्यू नहीं देता है। जो पर यूनिट वैल्यू देता है क्या देता है, पर फेज का मान देता है। मान लो इंपीडेंस निकाल लो तो पर फेज का इंपीडेंस, करंट निकाल लो तो पर यूनिट करंट। ठीक है, पर फेज कितना पर यूनिट करंट। चलो अब क्या करेंगे हम लोग, अगला पढ़ते हैं ट्रांसमिशन लाइन। ये पर यूनिट सिस्टम का यूज बहुत जगह पे है, ट्रांसफार्मर में ज्यादातर किया जाता है। ठीक है, चलो ट्रांसमिशन लाइन में कितने प्रकार के ट्रांसमिशन लाइन होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग। ठीक है, तो पहला देखो ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन इसमें कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। पहला कौन सा होता है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, दूसरा क्या होता है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, और तीसरा क्या होता है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन।
अब देखो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन किसे कहते हैं। देखो इसमें क्या होता है, लेंथ डिसाइड किया जाता है, कितने किलोमीटर तक क्या बोलेंगे, शॉर्ट ट्रांसमिशन बोलेंगे, 0 से 80 किलोमीटर तक, ठीक है। और ये क्या होता है, 50 हर्ट्ज हमेशा एसी डिसाइड होता है। इसका क्या होता है, कभी कभी ये दोनों से क्या खेलता है, ठीक है। तो तुम्हारा ये पता होना चाहिए कि एल और एफ जो लेंथ और फ्रिक्वेंसी का गुणा है, ठीक है, वो कहां तक जा सकता है, 0 से कहां तक जा सकता है, इसका लास्ट तक कैलकुलेट कर दो। 8 पचे 40, 4000। तो ये मान तुम्हें याद रहना चाहिए। कभी कभी क्या करेगा, इसको बोलेगा 30 किलोमीटर है, लेकिन इसको बोल देगा 200 हर्ट्ज है, तो बताओ कौन सा ट्रांसमिशन लाइन है। तो पता लगता है कि लोग सोचते हैं अरे 0 से 80 किलोमीटर है तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये हो सकता है मीडियम हो सकता है लॉन्ग में भी चला जाए। तो किलोमीटर से नहीं डिसाइड करना है, इन दोनों के मल्टीप्लाई से क्या करना है, डिसाइड करना है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है कि मीडियम है कि लॉन्ग, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एक बार, ठीक है। तो एलएफ को ध्यान में रखना, ये वाला ध्यान में रखना, बाकी किसी को ध्यान में रखो या ना रखो। दूसरा, कभी कभी इसी को 0 से 60 किलोमीटर भी बोलता है, ठीक है। और ये क्या बोलता है, 80 से 250 कभी बोलेगा, कभी बहुत इसका कई मान दिया हुआ है, ठीक है। कभी कभी इसी को 50 से 150 मान लेगा, कभी कभी इसी को 60 से 160 मान लेगा। तो तुम्हें पता चल जाएगा, वो तुम्हें ऑप्शन के अकॉर्डिंग तुम्हें पता चल जाएगा कौन सा ये पूछना चाह रहा है। तो कई क्वेश्चन में कभी कभी इसको ले लिया है, कभी इसको ले लिया है, कभी ये वाला, ठीक है। तो बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, वो जब क्वेश्चन आएगा ना तो तुम्हें पता चल जाएगा। तो तुम ये वाला मान याद रखो, 80 से 250 किलोमीटर तक, ठीक है। 80 से 250 किलोमीटर कहां तक किए जाता है, 4000 से, इसका भी 50 हर्ट्ज देखो, 4000 से 10,000 तक ये जाता है। कहां तक जाता है, 10,000 तक, तो ये 200 हो जाएगा, 50 दूना 200, 50 दूना 100, 10,000 तक ये जाता है। 12,000 है कि 10,000, 10,000 होगा, 10,000 है, ठीक है, ठीक है। एलएफ की मान कितना है, 10,000 तक, ये 200 किलोमीटर ही मानो, 250, ठीक है। जब लेंथ 200 किलोमीटर से ज्यादा हो जाए, ठीक है, और एलएफ का मान क्या हो जाए, 10,000 से ये ज्यादा हो जाए, तो ये क्या होगा, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा है इस पे, ठीक है। ये बात याद रखना है, ठीक है। ये बात हो गया। अब इसमें और देखो, शॉर्ट ट्रांस, देखो ये ट्रांसमिशन लाइन है, ये भी ट्रांसमिशन लाइन का दूसरा है। 2 वायर जाते हैं, 3 वायर जाते हैं ट्रांसमिशन लाइन में, तो हम 2 ही वायर बनाए, ठीक है। तो इस वायर का कुछ रेजिस्टेंस होगा, इस वायर का कुछ इंडक्टेंस होगा, इस वायर का कुछ कैपेसिटेंस होगा। कैपेसिटेंस क्या होता है, 2 वायर के बीच का, ठीक है। इस वायर का कुछ कंडक्टेंस भी होगा। कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। ये क्या हो गया, आर, ये हो गया एल, ये हो गया सी, और ये हो गया जी। ये हो गया आर, ये हो गया एल, ये हो गया सी, और ये हो गया जी। तो क्या क्या है, रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस है और कंडक्टेंस। सबका यूनिट तुम्हें पता होना चाहिए, सबका यूनिट तो पता ही होगा, इसका बस याद रख लो, महो होता है, सीमेंस होता है और ओम इनवर्स होता है, 3-4 यूनिट। कभी कभी यूनिट पे ही पूछ देता है कंडक्टेंस का। तो यहां पे आ जाओ, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, अब देखो साल्ट ट्रांसमिशन लाइन में कौन कौन रहेगा और मीडियम में कौन कौन रहेगा और लॉन्ग में कौन कौन रहेगा। साल्ट में बस ये दोनों रहेंगे, शॉर्ट में कौन से रहेंगे, बस आर और एल रहेगा, ठीक है। शॉर्ट में क्या रहेगा, बस आर और एल। रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस का प्रभाव बस शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में रहता है। कैपेसिटेंस का प्रभाव को क्या कर दिया जाता है, निग्लेक्ट कर दिया, बहुत कम होता है। होता है हर जगह पे होता है, लेकिन उसको क्या कर दिया जाता है, निग्लेक्ट लेके चला जाता है, कि उसमें जो लॉस हो रहा है वो क्या हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, तो उसको क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। मीडियम में किसको किसको लिया जाता है, आर एल और सी को,
ठीक है, आर एल और सी को, और लॉन्ग में सबको ले लिया जाता है, आर एल और सी और जी को। ठीक है, तो पूछता है कौन कौन सा पैरामीटर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में लेते हैं, तो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस को। ठीक है, मीडियम में किसको किसको लेते हैं, तो मीडियम में कौन कौन सा हो जाएगा, आर एल और सी को, और लॉन्ग में कौन कौन सा हो जाएगा, चारों पैरामीटर आ जाते हैं, कौन कौन से, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और कंडक्टेंस। ये बात समझ में आ गया। कभी कभी इसी के वोल्टेज रेंज पे पूछ देता है, कभी कभी क्या पूछ देता है, वोल्टेज रेंज कितना होना चाहिए। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का कितना वोल्टेज रेंज होना चाहिए, 0 से 20 किलो वोल्ट, 0 से 20 किलो वोल्ट, और इसका कितना होना चाहिए, 20 से 60, 20 से 80 होगा। कितना होगा, चलो इसको बताते हैं अभी, कोई इसका होगा, ये मान याद रखना क्योंकि ये पूछता है अक्सर। इसका मान होता है 20 से 100 किलो वोल्ट। किसका मान होता है, 20 से 100 किलो वोल्ट, और इसका मान होता है 100 किलो वोल्ट से ज्यादा। इसका मान कितना होता है, 100 किलो वोल्ट से ज्यादा। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन का तो ध्यान में सबको रहता है, ये वाला ध्यान रखना, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन वाला 20 से 100 किलो वोल्ट। ठीक है, और ये हमेशा 100 से ज्यादा होगा। ठीक है, ये एग्जैक्ट मान है, इसको क्या कर लेना, इसको एकदम ध्यान में रखना है, कौन कौन सा पैरामीटर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में होता है, मीडियम में कौन सा होता है, लॉन्ग में कौन कौन सा होता है। ठीक है, तो इतना बात क्या करना है, ध्यान रखना है। ये एलएफ वाला से खेलता बहुत है। ठीक है, एलएफ वाले से खेलता बहुत है। एक क्वेश्चन लिखते हैं, चलो नीचे ही लिखते हैं। हाँ क्या, लंप्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, देखो लंप्ड नेटवर्क क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। देखो लंप्ड नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क देखो ध्यान से, जो हम लोग आज तक सॉल्व किए हैं, जो हम लोग बीडब्ल्यू में जितना क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वो सब कौन सा नेटवर्क था, लंप्ड नेटवर्क था। और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क क्या होता है, जो ट्रांसमिशन लाइन होता है उसमें कौन सा नेटवर्क हम यूज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसको ऐसे समझो, जिसको जिसके ब्रांच में अलग अलग वोल्टेज, करंट और पावर ना निकाला जा सके। जैसे ये देखो, ये देखो ऐसे कई सारे ब्रांच है, तो ये बीडब्ल्यू का कोई क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, यहाँ पर अब इस ब्रांच में तुम अलग अलग निकाल सकते हो वोल्टेज, करंट और पावर। यहाँ पर भी इस ब्रांच में तुम्हें जो निकालना है, वोल्टेज, करंट, पावर सब निकाल लोगे, यहाँ भी निकाल सकते हो। तो ऐसे नेटवर्क जिसके हर ब्रांच में, ठीक है, कुछ भी निकाला जा सके, उसे क्या बोलेंगे, लंप्ड नेटवर्क। और जिसके ऐसा, जो ऐसा न फॉलो करता हो, उसे क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। जैसे ट्रांसमिशन लाइन में तुम्हें पर किलोमीटर निकालना होता है, क्या निकालना होता है, पर किलोमीटर निकालना होता है, और जितना आता है वही पूरे लाइन में क्या रहता है, डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। 80, जैसे हम लोग निकाले थे इंडक्टेंस, तो पर किलोमीटर निकाले थे कि नहीं, अब फिर 80 किलोमीटर का निकालना था, तो वही इफेक्ट पूरे में रहता है। ठीक है, लेकिन लंप्ड नेटवर्क में हर ब्रांच में अलग अलग इफेक्ट हो जाता है। यहाँ क्या रहता है, सेम इफेक्ट पूरे ब्रांच में ही क्या रहता है, बिखरा रहता है। तो इसको क्या करते हैं, पर किलोमीटर पे निकाल के उसको टोटल से गुणा कर देते हैं। ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, जिसके अलग अलग ब्रांच में हम कुछ नहीं निकाल पाते। ठीक है, इसमें एक्यूरेट मान नहीं निकलता है। इसमें क्या होता है, कहीं इंडक्टेंस ज्यादा होगा, कहीं कम होगा, तो हम कितना निकालेंगे, छोटा छोटा करके निकालते ही रह जाएंगे। ठीक है, इसलिए इसको क्या कर जाता है, ये ज्यादा एक्यूरेट नहीं होता है, लंप्ड नेटवर्क ज्यादा एक्यूरेट होता है। इसमें जो कैलकुलेशन होता है एकदम एग्जैक्ट निकलता है। इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में थोड़ा सा क्या होता है, कैलकुलेशन सही नहीं आता है, एक्यूरेट नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ याद रखना, पूछता है डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क किसके लिए यूज होता है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क किस में होता है, ट्रांसमिशन लाइन में होता है। ट्रांसमिशन लाइन के नेटवर्क को क्या बोलता है, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। और जो हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं वो कौन सा नेटवर्क होता है, लंप्ड नेटवर्क।
अब एक क्वेश्चन लिखो, देखो 40 किलोमीटर 200 हर्ट्ज, 40 किलोमीटर 200 हर्ट्ज का बताना है कि कौन सा ट्रांसमिशन लाइन है, शॉर्ट है, मीडियम है या लॉन्ग। तो कोई देखेगा कहेगा 40 किलोमीटर, अरे 40 किलोमीटर, कहेगा 60 है, तो 60 में नहीं जाना है भाई, 60 में जाओगे नंबर भी शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे करना है, यल इंटू एफ, लेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। देखो यहां से सोच रहे हो ना, 0 से 80 किलोमीटर के बीच में जो रहेगा वो 40 किलोमीटर, यानी इसको मार देते, गलती हो जाती। ठीक है, तो क्या होगा 40 गुणे 200 हर्ट्ज, कितना हो जाएगा 4 दूना 8000। अब बताओ 8000 किसके बीच के रेंज का है, मीडियम वाला है, तो इसको बोलोगे कौन सा ट्रांसमिशन लाइन है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। बात समझ में आया कि नहीं। तो इतना बात तुमसे जेई में पूछेगा। अब जो बताने जा रहे हैं वो तुम्हारा क्या करेगा, अच्छा स्कोर लाने में मदद करेगा, रैंक डिसाइडर रहेगा। ठीक है, अब जेई से थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, इतने में ही जेई का क्वेश्चन लग जाएगा, जितना बता दिए इतने में ही जेई का क्वेश्चन लग जाएगा। अब जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं या जो कंसेप्ट करवाने जा रहे हैं वो क्या है, जेई के थोड़ा सा अपर लेवल का है। तो अब देखो पहला ही करते हैं, इसके लिए पहले टू पोर्ट नेटवर्क सीखना पड़ेगा थोड़ा सा तुम्हें। ठीक है, इसको सीखने के लिए थोड़ा सा टू पोर्ट नेटवर्क के बारे में जानना होगा, तो उसको थोड़ा सा बताते हैं। टू पोर्ट नेटवर्क थोड़ा सा देख लो क्या होता है। इसमें भी बहुत कुछ है, लेकिन हम बस जो यहाँ पे जरूरत है उसको पढ़ेंगे। इसमें एक होता है जेड पैरामीटर, ठीक है, एक वाई पैरामीटर होता है, एक जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर, उसके बाद से तुम्हारा एच पैरामीटर होता है, हाइब्रिड पैरामीटर जिसे बोलते हैं, जी पैरामीटर होता है, ठीक है, स्मॉल जी होता है, ये स्मॉल एच होता है। ये सब क्या है, टू पोर्ट नेटवर्क का पार्ट है, कभी पूछ दिया तो नाम याद रखो। ठीक है, वैसे अभी तक जेई में ये पूछा नहीं है। उसके बाद से क्या पूछता है, एबीसीडी पैरामीटर, एक क्या होता है एबीसीडी पैरामीटर, इसी को ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर भी बोलते हैं। तो इसी को हमें पढ़ना है, एबीसीडी वाले को। ठीक है, इसी को टी पैरामीटर भी बोलते हैं, एबीसीडी पैरामीटर को क्या बोलते हैं, टी पैरामीटर। तो इसी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और किसका इनवर्स भी होता है एबीसीडी का। तो एबीसीडी पैरामीटर को देखने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, देखो कैसे होगा ये टू पोर्ट नेटवर्क। इसमें क्या होता है, टू पोर्ट नेटवर्क में हम लोग जो अभी तक पढ़े वो क्या था, सिंगल पोर्ट नेटवर्क था, एक साइड सोर्स लगाते थे और नेटवर्क को फाइंड कर लेते थे, यही तो नेटवर्क था, ये पूरा नेटवर्क था। इधर से कोई सोर्स लगा के इस नेटवर्क में हम लोग क्या करते थे, कुछ भी कैलकुलेशन करना होता था करते थे। अब इसमें क्या है, इसमें दूसरे साइड से भी क्या करना होता है, तुम्हें वोल्टेज और करंट देना होता है। ठीक है, दूसरे साइड से भी क्या दे दिए, वोल्टेज और करंट दे दिए। इधर से मान लो ये V1 है, इसी को बोलते हैं VS, लिख लो सेंडिंग एंड करंट, इसको रिसीविंग ले लो और इसको VR ले लो। अगर तुम इसको ऐसा लेते हो, अगर मान लो इधर से आ रहा है, इधर से ऐसे लेते हो, तो आंसर में तुम्हारा नेगेटिव आएगा। ठीक है, लेकिन अगर तुम पहले से इसको सही मान ले रहे हो, चलो इधर से ले लेते हैं, तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब ये देखो हम कौन सा पैरामीटर यूज कर रहे हैं, एबीसीडी पैरामीटर। तो यहाँ पे टू पोर्ट नेटवर्क की जगह क्या लिख देंगे, एबीसीडी। कैसे निकलता है, तो कैसे निकलता है, तो VS बराबर होता है तुम्हारा क्या, VS बराबर होता है VR प्लस AVR प्लस, ऐसे लिख लो इसको, VS और IS। इधर क्या हो जाएगा, ABCD VR और IR,
ऐसे करके ये होता है। इसको जब मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा, VS बराबर, इसका ऐसे करोगे ना कैलकुलेशन, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, VS बराबर हो जाएगा AVR प्लस BIR। अरे मैट्रिक्स पढ़े हो ना, मल्टीप्लाई करना। फिर इसको क्या करोगे, यहां देखो ध्यान से, पहले मल्टीप्लाई सिखा देते हैं। VS हो जाएगा IS हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, AVR प्लस BIR, और बटे में फिर इसका करोगे तो क्या हो जाएगा, CVR प्लस DIR। यही तो होता है। फिर कंपेयर करके VS बराबर निकाल लेते हैं, IS बराबर निकाल लेते हैं, तो वही कर रहे थे डायरेक्टली। चलो, तो VS बराबर क्या हो जाएगा, AVR प्लस BIR, और VR बराबर क्या हो जाएगा, IS बराबर क्या हो जाएगा, ये नहीं, अब CVR प्लस DIR। इतना बात हुआ कि नहीं, ठीक है। यही जेड पैरामीटर में थोड़ा सा अलग होता है, V1 V2 होता है, उसको पहले पे लेते हैं V1 V2, ये तुम्हें बताएंगे। ये जो लिए है ना, ये चेंज हो जाता है। जेड पैरामीटर में V1 V2 लेते हैं, Y पैरामीटर में I1 I2 लेते हैं, और H पैरामीटर में V1 और I2 लेते हैं, ठीक है, ऐसे करके लेते हैं इसको। ये किसी दिन पढ़ाएंगे इसको, टू पोर्ट नेटवर्क को, ठीक है, पढ़ा देंगे, हो जाएगा। अब देखो ये, तो यहां से ये क्यों पढ़ाए हैं तुम्हें, अभी समझ में आएगा। तुम्हें तुलना करना होगा, ABCD का क्या करना होगा, मान निकालना होगा। तो ये बात याद रखो कि VS IS इधर वाला रखते हैं और VR IR इधर वाला रखते हैं। ये आया कहां से, इसके पीछे भी कैलकुलेशन है, ठीक है। फिर इसका गुणा कर दिए हैं और दोनों को क्या कर दिए, कंपेयर कर दिए। इतना बात समझ में आ गया कि नहीं। अब इसके बाद से चलते हैं, ये यूज कैसे आएगा ट्रांसमिशन लाइन में, इसका यूज देखते हैं, ठीक है, इसका यूज देखते हैं कैसे होगा। ये टू पोर्ट नेटवर्क का, ये दोनों तुम्हें बात याद रहना चाहिए। अभी देखना इसी पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन लग जाएगा। KVL आना चाहिए, तुरंत हो जाएगा। इसको मिटा के बाकी सब मिटा देते हैं। देखो, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा और इंडक्टेंस होगा, और कुछ होगा नहीं होगा, ठीक है। अब बस इसमें क्या रहेगा, शॉर्ट ट्रांसमिशन में रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस, तो इंडक्टेंस को एक्सेल से दिखा देते हैं, ठीक है। अब देखो यहां से क्या लगाओगे, सेंडिंग एंड वोल्टेज, और इधर क्या लगाओगे, रिसीविंग एंड वोल्टेज मिलेगा यहां पर। यहां से मान लो इसको भी क्या लिख देते हैं, ऐसे सेंडिंग एंड वोल्टेज लिख देते हैं, उसको रिसीविंग एंड। इधर से जो करंट जाएगा वो क्या होगा, सेंडिंग एंड करंट, और इधर जो वोल्ट करंट मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, रिसीविंग एंड करंट। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, इतना बात समझ में आया कि नहीं। अब शुरू हुआ है वो टू पोर्ट नेटवर्क का, बस तुम्हें इतना ध्यान रखना है, अभी बताते हैं। यहां से शुरू हुआ है तुम्हारा टॉपिक। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में क्या हो जाएगा, R और L का क्या हो जाता है, रिएक्टेंस, XL हो जाता है, ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस हो जाता है। फिर यहां देखो, अब क्या लगाओगे, यहां पर लगा दो KVL। क्या लगा दो, KVL। ये दोनों मिला के क्या लिख सकते हो, Z लिख सकते हो कि नहीं। Z बराबर क्या हो जाएगा, R प्लस JXL, यही तो होगा, R प्लस JXL लिख सकते हो। तो Z बस हम लिख रहे हैं इसको, ओवरऑल इंपीडेंस, दोनों का मिला के ओवरऑल इंपीडेंस। तो कैसे लिखोगे, VS बराबर, लगाओ KVL, क्या लिखोगे, अगर सेकंड पोलैरिटी ले रहे हो तो प्लस, और जिधर इंटर करता है, कोई आया है क्या, इसमें कोई आया है क्या, देखो जिधर से इंटर करेगा वहां प्लस छोड़ेगा, जिधर करंट इंटर करेगा वहां प्लस छोड़ेगा, दूसरे साइड क्या होगा, करंट माइनस छोड़ेगा। जिधर से करंट इंटर करता है वहां प्लस पोलैरिटी आ जाता है,
और जिधर से निकलता है उधर माइनस पोलरिटी आ जाता है। रेजिस्टेंस हमेशा क्या करता है, ड्रॉप कराने का काम करता है। तो जिधर से करंट इंटर करेगा वहां प्लस, दूसरा माइनस। अगर मान लो गलती से तुम क्या कर दिए, इसको माइनस इसको प्लस कर दिए, तो ये कभी भी सप्लाई कर सकता है क्या, प्लस से हमेशा करंट निकलता है, यानी ये क्या हो जाएगा, जुड़ेगा इसका वोल्टेज। कभी ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इसीलिए कभी भी क्या करते हैं, जिधर से करंट इंटर करता है उधर प्लस और दूसरे साइड माइनस, यानी ये क्या कर रहा है, कर वोल्टेज को ड्रॉप करा रहा है। क्या कर रहा है, वोल्टेज को ड्रॉप करा रहा है, ना कि वोल्टेज को डेवलप करा रहा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। कभी भी इंपीडेंस में जहां से करंट इंटर करेगा वहां प्लस, दूसरे साइड माइनस। ये छोटी छोटी बातें बहुत सिखाए थे BEE में। ठीक है, चलो अब इसको लिखो। तो प्लस VS क्या हो जाएगा, प्लस VS सेकेंड पोलरिटी लिख रहा है, इसका सेकेंड पोलरिटी क्या है, माइनस है। तो माइनस कौन सा करंट जा रहा है, IS जा रहा है, मान लो IS जा रहा है, IS इंटू जेड, वोल्टेज है ना, वोल्टेज में वोल्टेज जुड़ेगा। और यहां पे क्या होगा, सेकेंड पोलरिटी माइनस, इसका सेकेंड पोलरिटी क्या हो जाएगा, माइनस VR। और कुछ है क्या इसमें, तीन चीज था, एक VS था, एक Z था और एक VR था। ज्यादा ये भद्दा दिख रहा है क्या, थोड़ा सा साफ बना दे। इन दोनों को मिला के क्या हो गया, Z हो गया, यहां से प्लस माइनस VS हो गया, इधर प्लस माइनस VR हो गया। इधर जो करंट जा रहा है उसको IS बोलते हैं, यहाँ प्लस छोड़ेगा यहाँ माइनस छोड़ेगा। ठीक है, और इधर जो करंट जा रहा है वो IR। ठीक है, ये बात समझ में आ गया कि नहीं। अब लगा दिए इसमें क्या, KVL। तो सेकेंड पोलरिटी लिखे है, प्लस VS माइनस IS इंटू जेड माइनस VR। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब इसको क्या कर दिए, उधर भेज दिए, तो VS बराबर VR तो प्लस में हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, IS इंटू जेड। ये बात समझ में आया कि नहीं, ये बात इतना बुझा गया। अब क्या है, देखो VS तुम्हारा निकल गया है, अब क्या निकालना है, IS निकालना है। तो IS बराबर क्या होता है, IR होता है। दोनों सीरीज में करंट क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। IS बराबर क्या है, IR है। ये बात समझ में आया कि नहीं, IS बराबर क्या हो गया, IR। अब इन दोनों से कंपेयर करो, इससे और इससे क्या करो, इन दोनों को कंपेयर करो। तो देखो यहां पर क्या है, IR है, तो इस IS को हम IR से बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते, IS बराबर IR ही तो है, बदल सकते हैं ना, उससे हमें कंपेयर करना है। तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, कंपेयर करने के IS बराबर क्या लिख सकते हैं, IR लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहां पर VS बराबर क्या लिख देंगे, VR प्लस इस IS को क्या लिख देंगे, IR इंटू जेड। ठीक है, और कंपेयर करना है, यहां देखो कहीं VR तो है ही नहीं, तो हम क्या लिख सकते हैं, 0 VR लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। IS बराबर 0 VR लिख सकते हो प्लस IR लिखोगे, 0 VR का मतलब क्या, खत्म, कुछ नहीं। अब हम कंपेयर करेंगे, तो बताओ A बराबर क्या होगा, VR के साथ A बराबर क्या होगा, अरे कहां 0 है, VS वाले से कंपेयर करना है। तो A बराबर क्या हो जाएगा 1, A बराबर क्या आएगा 1, B बराबर क्या होगा, IR तो IR है, B बराबर क्या हो जाएगा Z। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, B बराबर क्या हो जाएगा Z। C बराबर क्या होगा, CBR, C के जगह 0 है। ठीक है, तो C बराबर क्या हो जाएगा, जी का है, हंस रहे हो, D बराबर क्या हो जाएगा, D बराबर भी 1 हो जाएगा। ये बात बुझाया कि नहीं बुझाया। अब लिख दो ABCD, क्या लिख दो, ABCD। अब यहां पे मान रख दो, A का मान कितना है 1, B का मान कितना है Z और 0 1, बस खत्म हो गया। बात समझ में आया कि नहीं, इसी को कितना रटे होगे, कितना खतरनाक रटे होगे, इसको पढ़ाई नहीं गया ये।
अरे क्या बात कर रहे हो यार। चलो इतना बात स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। अरे ये मतलब जीरो, इसको कंपेयर करना था ना इससे, तो कंपेयर करना है तो भाई कंपेयर करने के लिए कुछ तो रहना चाहिए। इसको जीरो से गुणा करोगे जीरो ही तो होगा, ठीक है। यही सब तो बुझाता नहीं है बाद में जब कॉपी पढ़ोगे तो कहां से आ गया, कंपेयर करने के लिए किए हैं इससे। समझ में आया एबीसीडी कैसे निकल गया। यही मान कितना बार, एक बार नहीं पूछा है, जितनी बार पेपर होता है 3-4 बार पूछ ही देता है। अब इसमें पूछता है सिमेट्रिकल का कंडीशन, सिमेट्रिकल और रेसिप्रोसिटी का, ठीक है। सिमेट्रिकल है कि रेसिप्रोकल है बताना है, ठीक है। सिमेट्री मतलब क्या होता है कि आधे पर से काट दो, ठीक है। कोई भी चीज आधे पर से काटोगे तो आधा उधर का समान हो और इधर भी समान हो, ये होता है सिमेट्रिकल। और रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, चलो ठीक है। देखो क्या होगा, सिमेट्री का कंडीशन क्या होगा, सिमेट्री का कंडीशन ए बराबर डी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ए बराबर डी। और दूसरा रेसिप्रोसिटी, रेसिप्रोकल का कंडीशन क्या है, रेसिप्रोकल का कंडीशन होता है वो तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल के 1 आ जाता है, जो डिटर्मिनेंट होगा इसका वो 1 के बराबर होगा। यहां देखो क्या है, रेसिप्रोसिटी, रेसिप्रोकल बोलते हैं, रेसिप्रोकल। क्या कट गया, क्या खत्म, चलो देखो, देखो एबीसीडी का मान निकल गया ना, ए बराबर 1, बी बराबर जेड, सी बराबर 0 और डी बराबर 1। ये सीधे सीधे पूछता है। सिमेट्री का कंडीशन क्या होता है, ए बराबर डी, और रेसिप्रोकल का कंडीशन क्या होता है, एडी माइनस बीसी बराबर 1, ठीक है। ये बात तुम्हें क्या करना है, ध्यान में रखना, और ये फार्मूला ध्यान में रखना है दोनों, बी एस बराबर वी आर प्लस आई आर इंटू जेड, ठीक है। और आई एस बराबर क्या हो जाएगा, 0 वी आर प्लस आई आर, मतलब क्या, आई एस बराबर आई आर है। अब ये तो हम अपने कंपेयर के लिए किए, ठीक है, ताकि ये अच्छे से क्या हो जाए, कंपेयर हो जाए। इतना बात क्लियर है। तो ये था शार्ट ट्रांसमिशन लाइन। अभी इसके अंदर भी बहुत कुछ है, वोल्टेज रेगुलेशन कैसे निकलता है, तो तुम्हें थोड़ा सा बताते हैं। चलो अब एक्चुअल वीएस वैल्यू कैसे निकलेगा, इससे तो निकलेगा नहीं, इससे भी निकल जाएगा, जेड का मान निकालना पड़ेगा आर प्लस जे एक्सएल से। अगर तुम्हें मान लो लैगिंग पावर फैक्टर दे दिया, लीडिंग पावर फैक्टर दे दिया, तब कैसे निकालोगे, जे का मान तुम्हें पता ही नहीं होता है, तो फेजर एडिशन करना पड़ेगा ना। तो यहाँ क्या बनेगा, फेजर डायग्राम बनेगा। तो चलो दिखाते हैं फेजर डायग्राम कैसे बनता है। फेजर डायग्राम जानते ही हो, मेरा फेवरेट है। अब देखो खतरनाक बताते हैं, जो सबसे कठिन सबको लगता है वही सबसे आसान है। ये मान निकाल लोगे कि नहीं, अब ये मान निकाल लोगे ना, केवीएल लगाना है बस शार्ट ट्रांसमिशन लाइन में, भेजेंगे तो एक बार देख लेना कॉपी पे। चलो अब फेजर तुम्हारा क्या बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। फेजर डायग्राम, वीएस बराबर क्या होता है, अभी जो निकाले थे वी आर प्लस आई आर इंटू जेड था ना, तो आई आर इंटू जेड, जेड बराबर क्या था, आर प्लस जे एक्सएल, तो वी आर प्लस क्या हो जाएगा, आई आर इंटू आर प्लस जे आई आर इंटू एक्सएल, यही तो होगा, पूरा यही तो होगा। अब क्या करोगे, पहले हम बनाते हैं किसके लिए, लैगिंग पावर फैक्टर के लिए। किसके लिए, लैगिंग पावर फैक्टर लोड, मान लो हमारा कैसा लोड है, लैगिंग पावर फैक्टर लोड है। लैगिंग पावर फैक्टर लोड है यानी रिसीविंग एंड और रिसीविंग करंट में क्या होगा, कुछ फेज डिफरेंस होगा, कुछ भी मान लो फाई एंगल का क्या होगा, फेज डिफरेंस होगा। तो मान लेते हैं कि ये आई आर है हमारा, ठीक है, और ये क्या है, वी आर है, ठीक है।
नहीं हो पा रहा है, खत्म हो गया लग रहा है स्पेस, स्पेस खत्म हो गया लग रहा है। चलो ठीक, क्या बताएं, ये फाई एंगल से क्या होगा, लैग कर रहा होगा, वोल्टेज से करंट लैग करता है, लैगिंग में क्या होता है, वोल्टेज से करंट लैग करता है, ठीक है। अब देखो, अब इसी में इसको जोड़ना है, ये वी आर है, हमें वी एस निकालना है ना, तो वी आर में क्या करेंगे, आई आर इंटू आर को क्या कर देंगे, जोड़ेंगे, तो वोल्टेज देखो आई आर इंटू आर, ये क्या है, वोल्टेज है, किसमें, रेजिस्टेंस में वोल्टेज है, किसमें, रेजिस्टेंस में वोल्टेज है कि नहीं, रेजिस्टेंस में वोल्टेज और रेजिस्टेंस में करंट सेम फेज में होता है कि नहीं, तो करंट के फेज में ही आई आर इंटू आर होगा कि नहीं होगा, आई आर इंटू आर ये होगा, इसको उठाएंगे यहां से, कहां पे जोड़ना है, इसके आगे जोड़ना है ना, इसको उठा के कहां जोड़ेंगे, यहां कहीं जोड़ेंगे, ये क्या हो जाएगा, आई आर इंटू आर हो जाएगा। बात बुझाया कि नहीं बुझाया, ठीक है। रेजिस्टेंस में वोल्टेज क्या होता है, रेजिस्टेंस और वोल्टेज और करंट सेम फेज में होता है, तो करंट के ही फेज में होगा कि नहीं, यही तो आई आर है, और ये तुम्हारा वोल्टेज है, दोनों सेम फेज में है, इसको उठा के क्या कर दिए, यहां पर जोड़ दिए, हमें वोल्टेज में, इस वाले वोल्टेज में जोड़ना है, प्लस अब क्या करना है, इसको जोड़ना है, आई आर इंटू एक्सएल। अब इंडक्टर में क्या होता है, इंडक्टर में जो वोल्टेज होता है, ये वोल्टेज है ना, ये क्या है, VL है, आई आर इंटू एक्सएल मतलब क्या, VL, तो करंट क्या करता है, लैग करता है इंडक्टर में, तो इसको क्या करेंगे, आगे बढ़ा लेंगे डॉट डॉट करके, अब वोल्टेज इस पे क्या कर लेंगे, 90 डिग्री ऊपर बना लेंगे, ये 90 डिग्री बनेगा कि नहीं वोल्टेज, ये VL हो गया, ये IR हो गया, ये क्या है 90 डिग्री पीछे है, तो इसको उठा के कहां रखेंगे, इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे, क्योंकि इसी में तो जोड़ते आ रहे हो, तो इसको उठा के VL को कहां रखेंगे, यहां कहीं रखेंगे, इसको क्या कर देंगे, यहां से मिटा देंगे। बुझाया क्यों इसको यहां पे जोड़ा गया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा आई आर इंटू एक्सएल। अब तीनों जुड़ गए कि नहीं, वी आर आई आर इंटू आई आर एक्सएल, इन तीनों को जो यहां से परिणामी मिलेगा, परिणामी मिला दो, वही क्या हो जाएगा, VS हो जाएगा, यहां से परिणामी मिला दो इसको, ये क्या बन गया तुम्हारा, VS बन गया। इतना बात समझ में आया कि नहीं है, ये VS, यही फेजर डायग्राम बन गया। अब इस VS का मान निकालोगे, क्या निकालोगे, VS का मान, क्यों, क्योंकि यहां पे थोड़ी ना कैलकुलेट कर पाते, J को थोड़ी ना निग्लेक्ट कर पाते, ठीक है, J को निग्लेक्ट करना होता तो फिर वो वाला निकालना होता बस, लेकिन एग्जैक्ट मान नहीं निकल पाता, इससे निकल जाएगा, देखो कैसे। अब यहां पर क्या करोगे, यहां पे बनाओगे क्या, एक त्रिभुज, ये क्या हो गया तुम्हारा VS हो गया, ऐसे थोड़ी ना सॉल्व कर पाओगे, तो एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा तुम्हें, ऐसा कुछ त्रिभुज बना गया कि नहीं, ये O है, ये A है और ये B है, OAB एक त्रिभुज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है, OAB एक त्रिभुज दिख रहा है, इन त्रिभुज OAB, हमें क्या निकालना है, OA निकालना है, क्या निकालना है, OA ही तो VS है, ये VR है, ये वाला जो है ये VR है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, OA निकालना है, तो OA का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, तो क्या हो जाएगा, OB का वर्ग प्लस AB का वर्ग, यही तो होगा। लेकिन हमें चाहिए क्या क्या, ध्यान से सुनना, हमें चाहिए क्या क्या, हमें ये चाहिए, ये पूरा चाहिए, OB पूरा चाहिए, लेकिन ये इतना ही चाहिए ना, नहीं समझ पाए, चलो देखो, अब यहां से निकालते हैं मान, OB का मान कितना होगा, OB का मान यहां से क्या कर दो, यहां से इसको
परपेंडिकुलर लाइन खींच दो, तो ये आई आर इंटू आर, ये भी आई आर इंटू आर हो जाएगा कि नहीं? इसका मान इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसका मान इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसका मान निकालने के लिए वी आर के रिस्पेक्ट में जब फाई एंगल इससे जुड़ा है तो क्या हो जाएगा? वी आर कास फाई होगा कि नहीं? इतने का मान नहीं समझ पाए? इसको त्रिभुज बना दिए, ये पूरा वी आर है, ये देखना ध्यान से, ये वी आर है, ठीक है, इसका मान निकालना हमें, ये फाई एंगल है, ठीक है, इसका मान निकालना इसका, तो क्या करेंगे? इसके सामने वाला लंब, ये आधार, और ये कर्ण का मान पता है, तो कास फाई बराबर हमें आधार का मान चाहिए ना, तो कास फाई बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण, आधार हमें चाहिए, कर्ण कितना है? कर्ण तुम्हारा है वी आर, यानी आधार बराबर क्या हो जाएगा? वी आर इंटू कास फाई हो जाएगा कि नहीं? यही लिखे हैं यहाँ पर, वी आर इंटू कास फाई हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, और ये बताओ ये क्या होगा? इसके सामने वाला लंब जितना ये उतना ये भी तो है, तो इसको निकालोगे तो कितना होगा? वी आर साइन फाई होगा कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? ये कितना हो जाएगा? वी आर साइन फाई हो जाएगा कि नहीं? हमें बस इतने का मान पता था, इतने का मान नहीं पता था, इतने का मान निकाल लिए। अब यहां रखने की कोशिश करो, ओबी का मान कितना है? इतना प्लस इतना, जोड़ दो दोनों को, तो ये क्या हो जाएगा? वी आर कास फाई प्लस आई आर इंटू आर का वर्ग हो जाएगा, प्लस ए बी का वर्ग कितना हो जाएगा? ए बी पूरा वी आर साइन फाई प्लस आई आर एक्सएल, क्या हो जाएगा? वी आर साइन फाई प्लस आई आर इंटू एक्सएल का वर्ग, यही क्या निकल जाता है? ये ओ ए कितना है? पूरा वी एस है, वी एस का वर्ग। इस पे तुमसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है, ये बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन हो गया। इस पे कहाँ क्वेश्चन पूछता है? गेट और ईएससी में क्वेश्चन पूछता है, लेकिन पूछता है यही शार्ट ट्रांसमिशन लाइन से ही। यही चीज तुम्हें नहीं पढ़ाया जाएगा, कहीं भी जेई में जाओगे नहीं पढ़ाया जाएगा ये चीज, ठीक है। लेकिन है कितना आसान, देखो तुमको हम क्यों बताएं, क्योंकि तुम लोग का कंसेप्ट क्या है, फेजर में एकदम क्लियर है, इसलिए इसको बता दिए। फेजर अगर नहीं समझ पाते तो इसको नहीं बताते। अब देखो इसी को बस सॉल्व कर दो, यहां से इसको हटाते हैं, थोड़ा साफ सफाई करते हैं, इसको यहाँ पे ले आके खत्म कर देते हैं इसको। अब देखो हमें VS निकालना है, तो सब कुछ मिल ही गया, इसको क्या कर दो? भेज दो। VS बराबर रूट में हो जाएगा कि नहीं? इधर का वर्ग उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा। तो ये मान तुम्हें बस याद रखना है, कौन सा? दो मान अभी बताएंगे, वो तुमको क्या करेगा? बाकी बच्चों से बहुत अलग कर देगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वी आर कास पाई प्लस आई आर इंटू आर का वर्ग प्लस ये क्या हो जाएगा? वी आर इंटू साइन फाई प्लस आई आर इंटू एक्सएल का वर्ग, ठीक है। ये मान निकलता है किसके लिए? लैगिंग पावर फैक्टर। अब जीरो रख के देखो, अभी देखना यही वाला आ जाएगा। अगर मान लो पावर फैक्टर क्या है तुम्हारा? यूनिटी पे है, ठीक है, यूनिटी लोड पे है, मतलब ना लैगिंग है ना लीडिंग है, तो कास फाई का मान कितना होता है? 1 होता है। अभी देखना वही वाला आ जाएगा, इसका मान जब यूनिटी रहता तो इसी से नहीं निकल जाता, क्या हो जाता है? वी आर, इसका वर्ग हो जाता है, वी आर प्लस आई आर इंटू आर का वर्ग प्लस ये वाला वर्ग हो जाता है एक्सएल का वर्ग रूट में। अब देखो यही चीज यहां आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कास फाई बराबर क्या हो जाएगा? 1, और यहां साइन फाई बराबर क्या हो जाएगा? 0। यूनिटी के लिए क्या होता है? कास फाई बराबर 1, लेकिन साइन फाई बराबर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है ना। तो देखो ये 0 हो जाएगा यूनिटी के लिए, बचेगा क्या? बस आई आर एक्सएल का वर्ग, ठीक है। और यहां भी देखो वी आर प्लस, देखो सेम आ गया कि नहीं? इससे तुम लैगिंग और लीडिंग का नहीं निकाल पाते, ये जो पहला फार्मूला था उससे लैगिंग और लीडिंग का नहीं निकल पाता, लेकिन इस फार्मूले से तुम लैगिंग का और यूनिटी का निकाल लोगे। लीडिंग का निकालने के लिए एक और फार्मूला होता है, यही बस माइनस आ जाता है। लीडिंग में क्या हो जाता है? बस यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाता है, तो लीडिंग वाला भी लिख ही देते हैं, उसको सॉल्व नहीं कराते हैं। ये क्या हो जाएगा? वी आर कास फाई प्लस आई आर इंटू आर का वर्ग
प्लस, ये प्लस बीच में रहेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा वी आर साइन पाई माइनस आई आर इंटू एक्सएल का वर्ग।